गया, वो पूरा का पूरा छाता ही टूट गया। जी। तो समस्या ये हो गई कि आप मतदाता लाएँगे कहाँ से और कैसे लाएँगे? जी। जी। विवेक जी के पास आता हूँ, फिर सुजाता जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। विवेक जी, आपने राजेश जी की बात सुनी, सुनील जी की बात सुनी, तो उत्तर प्रदेश की पिक्चर, गुजरात की पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर है, कर्नाटक में पिक्चर काफ़ी क्लियर है। 95 सीटें 84 एनडीए के पास हैं, शायद इसलिए 12 दिन का गैप दिया गया दूसरे चरण, तीसरे चरण में, ताकि तीसरे चरण का किला टूट गया तो सब कुछ टूट गया, फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर हर चीज़ हाथ से छूट जाएगी। और यहाँ पर अब छूटने के आसार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी? हाँ, 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 दिनेश जी, जिस तरह का परिदृश्य बन रहा है, मोदी सरकार के लिए फिर से सत्ता में वापस आना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। पहले 2 चरणों का जो मतदान हुआ, उसमें जो प्रतिशत गिरा है, उसके चलते, और कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद संघ के जो कार्यकर्ता है, जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता है, वो उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया जिस तरह का काम हमने उनको 2014-2019 में करते हुए देखा है। मेरी संघ के एक वरिष्ठ नेता से बात हुई, उनसे मैंने पूछा कि क्या हाल है, तो वो कह रहे थे कि मोदी जी जीत रहे हैं। तो फिर जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, जो पन्ना प्रमुख कहलाते हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर मोदी जी जीत रहे हैं तो हमको काम करने का क्या कारण है, क्या ज़रूरत है, तो पैसा लेकर वो बैठ गए। ये आरएसएस के किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा। मतलब आरएसएस से संलग्न एक संस्था है, उस संस्था के वो पदाधिकारी रह चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि, तो मुझे कहीं न कहीं इस बात से किसी दूसरे एक बात की बू आती है, और वो ये है कि शायद अब की बार आरएसएस जो है, वो ये शायद मौका ताड़ेगा अपना, ऐसा मुझे लग रहा है। वो इस तरह से कि अगर मोदी जी अपने खुद के बलबूते पर जीत सकते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता की क्या ज़रूरत है? तो हमारे कार्यकर्ता घर में बैठेंगे और आप अपने खुद के बलबूते पर जीत के दिखाइए। शायद इस तरह का कोई एक मैसेजिंग आरएसएस की तरफ से अगर हुआ हो, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और ये खबरें सिर्फ महाराष्ट्र से आ रही है ऐसा नहीं है। ये अब यूपी में भी जो प्रतिशत गिरा है, तो कौन जाने वहाँ पर भी आरएसएस के लोग ही शायद घर में बैठे हों। मुझे तो 2004 का चुनाव ही याद आता है, जिस समय आरएसएस के लोग मतदान के लिए गए ही नहीं, क्योंकि आपको याद होगा, दत्तोपंत ठेंगड़ी जो भारतीय मजदूर संघ के उस समय प्रमुख थे, और अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख थे, वो दोनों बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमला करते थे वाजपेयी सरकार पर। और उसके चलते संघ परिवार और बीजेपी में एक तरह का टकराव 5 सालों में उस समय बना था, और फिर 2004 में वो हार गए। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि वो तो शाइनिंग इंडिया की वजह से हारे, लेकिन मैं बार-बार ये कहता हूँ, हर पैनल डिस्कशन में यही बताता हूँ कि शाइनिंग इंडिया ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि उस समय आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया था, इसलिए बीजेपी हारी। और उसके बाद फिर जब आरएसएस से पूछा गया, मतलब एमजी वैद्य से उस समय पूछा था कि भाई क्यों हारे, तो उन्होंने कहा था हिंदुत्व की कदर नहीं की, हिंदुत्व की कदर नहीं की इसलिए हारे। तो हिंदुत्व की कदर जिन्होंने मतलब अगर नहीं की है, तो कौन आहत है उससे? उससे तो आरएसएस ही आहत है, और संघ परिवार आहत है, और उनके समर्थक आहत है। तो इसका मतलब स्पष्ट है। उन्होंने उतने शब्दों में कहा नहीं, लेकिन अर्थ स्पष्ट है कि हमने अपना हाथ खींच लिया, हमने जो करना था वो कर दिया, और बीजेपी हार गई। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा, सुदर्शन जी ने वो एक पब्लिक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि आडवाणी और वाजपेयी जी ने तो नीचे उतर जाना चाहिए, और नए खून को उन्होंने मौका देना चाहिए। इस तरह की बात खुले तौर पर आरएसएस के प्रमुख कभी भी नहीं करते थे, वो भी एक प्राइवेट मीडिया चैनल के साथ बात करते वक्त। तो इतने संबंध खराब हो चुके थे भाजपा और आरएसएस के बीच में 2004 में, जिसके चलते वो हार गए 2004। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो मोदी जी ने पूरा इम्प्लीमेंट ही कर दिया है हिंदुत्व का एजेंडा। लेकिन ये भी बात मैं कह रहा हूँ, कई पैनल डिस्कशंस में ये बात मैं करता हूँ
कि सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा इम्प्लीमेंट करने से आरएसएस खुश है, ऐसा जो लोग मानते हैं वो आरएसएस को समझते नहीं है, क्योंकि आरएसएस के लिए सत्ता ये साधन है, साध्य नहीं। ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य तो हिंदू राष्ट्र है। अब हिंदुत्व का एजेंडा भले ही इम्प्लीमेंट कर दिया हो, लेकिन जिस तरह से मोदी जी छा गए हैं पूरे संघ परिवार पे, उससे आरएसएस का एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हाईलाइट होता है। वो प्रिंसिपल ये है कि संगठन सबसे ऊपर है, संगठन से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह की राजनीति मोदी जी ने की है, इस आरएसएस के इनवायलेट प्रिंसिपल को उन्होंने पूरी तरह से सर के बल खड़ा कर दिया है, और वो अभी पूरे संघ परिवार के सिरमौर खुद बन गए हैं, जो आरएसएस के बेसिक काम करने की जो पद्धति है उसको उसको एक उसको भटकाने का एक तरीका है। मतलब आरएसएस एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के रूप में हमेशा ही रहा है, लेकिन अभी आज हम देखते हैं कि आरएसएस की स्थिति किस तरह से दुय्यम बन गई है। सेकेंडरी पोजीशन में आरएसएस पहुंच गया है, और ऊपर भाजपा है और सबसे ऊपर मोदी जी है। ये जो है, ये आरएसएस को लंबे दौर की लड़ाई के लिए, आरएसएस के लिए नुकसानदेह है, ये आरएसएस समझता है। लेकिन चूंकि मोदी जी ने उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट किया है, 2004 में हिंदुत्व के लिए उन्होंने हिंदुत्व नहीं इम्प्लीमेंट किया, इसलिए वाजपेयी सरकार का साथ छोड़ दिया, और अब तो हिंदुत्व इम्प्लीमेंट किया है, तो किस बात का गम है? तो गम इस बात का है कि मोदी जी जो है वो सबसे ऊपर बैठ गए हैं, और संगठन जो है वो सेकेंडरी हो गया है, आरएसएस सेकेंडरी हो गया है। तो इससे किसी भी तरह से छुटकारा पाने की आरएसएस पुरजोर कोशिश करेगा, ये मेरा मानना है। और शायद वो मौका अभी इस बार आरएसएस को मिला है, जिसके चलते हम इस तरह का जो वातावरण देख रहे हैं, आरएसएस के लोग पूरी अपनी ताकत के साथ बीजेपी के पीछे खड़े नहीं हैं, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। ये जो हम चित्र देख रहे हैं उसका कारण ही वो है। तो बाकी फैक्टर्स तो सुनील जी ने भी बताए, और उससे पहले हमारे गुजरात के जो मित्र हैं उन्होंने भी बताया। लेकिन ये जो फैक्टर है जिसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, हम यही सोच के चलते कि आरएसएस पूरी तरह से मोदी जी के पीछे खड़ा रहेगा, ये शायद बहुत ही सतह पर किया जाने वाला विचार है। ये आप अगर थोड़ा सा आरएसएस को समझने की कोशिश करें तो आरएसएस बिल्कुल इसको आदर्श स्थिति नहीं मानता। खुश है आरएसएस कि उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट हुआ है, कोई शक नहीं, लेकिन जो पद्धति उनको 100 साल तक यहाँ तक ले आई है, और आगे आने वाले 100 साल तक इसी पद्धति से उनको काम करना है, उस पद्धति को अगर कोई तोड़ देता है तो वो आरएसएस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए फिर से एक बार आरएसएस को सिरमौर बनाने की कोशिश वो करेंगे, और नरेंद्र मोदी जी का जो सपोर्ट बेस है, जो सपोर्टिव सिस्टम है आरएसएस का, वो अब की बार थोड़ा सा विड्रॉ हो गया, इस तरह का चित्र है। वो बीजेपी को हारते हुए नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में जरूर ला सकते हैं जहां पर मोदी जी जो है वो शायद आरएसएस को फिर से एक बार उस तरह से तवज्जो देने लगे जिस तरह से उनको देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दे रहे। उनका जो ईगो है वो उसके आड़े आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को उनकी जगह दिखाने की एक कोशिश इस बार हो सकती है, और वो भी भाजपा के लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को ये बात समझ में आई है, और उसके लिए क्या वो करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं मुझे पता नहीं। अंदर ही अंदर नागपुर में वो एक दिन रुके थे रात में, क्या कुछ उसके बाद हुआ है मुझे पता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि आरएसएस में एक तरह से नाराजगी है मोदी जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर। मोदी जी के एजेंडा इंप्लीमेंट करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसको लेकर आरएसएस में प्रॉब्लम है, और उसका कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन इस चुनाव में हमको दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। वो भी एक फैक्टर बीजेपी के खिलाफ काम करेगा। जी दिनेश जी, मोदी जी ने इसमें कोई शक नहीं है कि संघ परिवार को मोदी के परिवार से अब तेज किया।